हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन कर रहे थे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही करेंगे, x⁻7y² प्लस 3y dx प्लस 3x⁸ माइनस x dy इजक्वल टू 0। ठीक है, इज x⁻m देन। सर क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो समझ, रोको। ये बोल रहा है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो ये है। तब m और n की वैल्यू बताओ। ठीक है, सिंपल सी बात। अच्छा, तो देखो इसमें सबसे बढ़िया है कि भाई आप ऑप्शन आपको एक एक चेक करने पड़ेंगे। ये 0 लिखा हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, हमें पता है कि अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो अगर मैं इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें, और उसके बाद में डिफ्रेंशिएट करूं, तो दोनों साइडें आपस में इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल हो गई, भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो इक्वलिटी होंगी, इक्वल हो जाएंगे तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। वहाँ से m और n की वैल्यू निकल आएगी। कैसे करके देखो, समझो। जैसे इसमें अगर मैं x⁻m प्लस y⁻n का मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा x⁻7 प्लस m, ठीक है, और y⁻2 प्लस n, ठीक बात है, इंटू 3x⁻m और y⁻1 प्लस n, बोलो सही बात है, और dx प्लस 3x⁸ प्लस m 8 प्लस m y⁻1 प्लस n। ओके, और ये इधर क्या है, माइनस एक्स है, तो ये हो जाएगा माइनस x⁻m प्लस 1 इंटू y⁻n dy इज इक्वल टू 0। सही बात है। हमने क्या किया है, हमने x⁻n और y की, अरे किधर गया, हमने x⁻n और y⁻n का मल्टीप्लाई कर दिया है। x⁻m y⁻m का, सॉरी n का, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अरे रुक जा, मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो ये आया। चेक कर लो एक बार अगर कुछ गड़बड़ हुई हो। 7 प्लस m 2 प्लस n प्लस 3 x⁻m y⁻1 प्लस m, यहाँ तो ठीक है। इधर भी चेक कर लेते हैं एक बार, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3x⁸ प्लस m और 1 प्लस m y⁻, और माइनस x⁻m प्लस 1 और y। हाँ ठीक है, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। अब देखो ये तुम्हारा m बन गया, इसका तुम डिफ्रेंशिएट कर दो y के रिस्पेक्ट में इसको। तो y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2 प्लस n और x⁻7 प्लस m y⁻1 प्लस m हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, और प्लस 3 1 प्लस n और x⁻m और y⁻n। अब ये जो है वो इसके बराबर होना चाहिए जब इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ x के रिस्पेक्ट में, बोलो सही बात है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, 8 प्लस m और x⁻7 प्लस m, एक कम हो जाएगा, और y⁻1 प्लस n वैसे ही रहेगा, और माइनस m प्लस 1 x⁻m y⁻n बराबर 0। सही, सॉरी 0 क्यों, ये तो बराबर ही है। ठीक है, ये तुम्हारे पास में आ गया है। अब कंपैरिजन कर लो, यहाँ से देखो जो टर्म आएगी वो ये है। तो 2 प्लस n बराबर 3 अट्ठे 24 प्लस 3m, तो 3m माइनस n बराबर, देखो ये इसको इधर लेके, इसको ये माइनस का 22, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और यहाँ से इसका कंपैरिजन होगा तो 3 प्लस 3n बराबर माइनस m माइनस 1, तो m को इधर लाओ, m प्लस 3n, और ये हो जाएगा माइनस का 4, इक्वेशन नंबर 2। सही बात है। अच्छा, इसमें अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 3 से अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 3m और प्लस 9n माइनस माइनस 12। अब अगर 3m और प्लस 9n बराबर माइनस के 12, इसमें अगर आप माइनस करोगे तो ये माइनस, ये प्लस, दिस विल बी कैंसल आउट। ओके, ठीक है, ओके ओके ओके, माइनस हो गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया।
अरे एक सेकंड, ये प्लस है यहाँ पर, ये प्लस है, वही तो मैं सोचूं एम को हम लोग नहीं, माइनस ही होगा यार, ये तो माइनस ही होगा। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया तुम्हारे पास में 2 + n 3, एक सेकंड रुक जाओ, 3m - n प्लस, ये तो सही है इक्वेशन। और ये वाली क्या आई है, ये आई है माइनस की 3m। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो ठीक आ गई। ये मैं m को इधर ले आया हूँ, ठीक किया, हाँ ठीक है, m + 3n हो गया, और ये माइनस इधर हो गया। ठीक बात है, इसमें गड़बड़ी कहाँ पर है, ये तो ठीक है। अच्छा, ये इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3m + 9n = -12। ओके, फिर अच्छा, तो यहाँ से ये आ गया तुम्हारे पास में, अच्छा ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारे पास में 10n, सही तो है, मुझे लगा कहीं गलती हो गई है। ये एक सेकंड, मैंने ये मिटाया नहीं, ये तुम्हारे पास में माइनस ही है, ये माइनस ही है, तो ये हो गया तुम्हारे पास में, और ये तुम्हारे पास में बचा है -10। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल, तो n की वैल्यू आ गई है 1, n की वैल्यू 1 आ गई है, तो n की वैल्यू 1। अब देखो कौन से ऑप्शन में है n की वैल्यू 1, तो ऑप्शन सी में भी है और ए में भी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझे, यानी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब ये ऑप्शन देखो ट्रिक, अगर ये ऑप्शन गलत हो गया है तो इसका मतलब m की वैल्यू नहीं, m की वैल्यू 1 हो भी सकती है। नहीं, अगर m की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 होनी ही पड़ेगी भाई। अगर m की वैल्यू 1 होगी तो m की वैल्यू 2 होनी ही पड़ेगी, तभी तो सही होगा। लेकिन ये ऑप्शन पहले से गलत है, इसका मतलब क्या, m की वैल्यू 1 तो नहीं होगी, क्योंकि n की वैल्यू अभी हमने निकाल ली, n की वैल्यू 1 नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पर m और n की दोनों को इक्वल है, इसका मतलब m भी 1 नहीं है, n भी 1 नहीं है। इसका मतलब क्या, बी ऑप्शन भी गलत है, और तो बी तो है ही गलत। इसका मतलब क्या है कि m अगर 1 नहीं है तो सी भी गलत है। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर m 1 है ही नहीं। समझ में आया, नहीं आया चलो दिमाग ना लगाओ, मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे देखो समझो, अगर आप ऑप्शन से, वैसे अभी हम निकालेंगे, देखो यहाँ पर आपने ये किया है कि यहाँ पर आपने निकाला है कि क्या निकाला है, एक सेकेंड, यहाँ पर आपने निकाला है, क्या हो गया, ये कुछ गड़बड़ हुआ क्या, नहीं सही बात है। चलो देखो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने किया है कि आपने ऑप्शन देखा है कि भाई n की जो वैल्यू आई है निकल के, वो आई है तुम्हारे पास में 1। ठीक बात है, अगर n की वैल्यू 1 है तो अगर सी ऑप्शन सही होगा तो m की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। सही बात है, m की वैल्यू, अब मैंने ये बोला है कि यहाँ पर जब n की वैल्यू 1 नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ये देखो n की वैल्यू -2 है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अगर ये ऑप्शन गलत हो गया तो यहाँ पर n की वैल्यू -2 तो है नहीं, -2 नहीं है, अगर ये ऑप्शन गलत हो इसका मतलब 1 भी नहीं होगी ना, बोलो, इसका मतलब ये है 1 भी तो नहीं होगी ना। चलो रहने दो छोड़ो कोई बात नहीं, आप आराम से निकाल ही लो, ये मेरा ट्रिक है भाई, क्या पता आपको समझ में आए या ना आए। तो n की वैल्यू 1 है, अभी इसमें किसी में रख दो, तो 3m - 1 = -22, तो 3m, तो ये हो गया 21, तो ये आ गया तुम्हारे पास में m = -7। ठीक है, तो ये -7 आ गया। ऑप्शन में क्या दिया, अच्छा ऑप्शन माइनस नहीं है, चलो यहाँ पर माइनस लगा दो, वो लिख दिया होगा, मैंने लिखा नहीं है, शायद गड़बड़ी हो गई होगी। तो m की वैल्यू है -7 और n की वैल्यू है 1। बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आया, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं भाई, और थोड़ा दिमाग लगवाएंगे, ये नेट का क्वेश्चन है भाई दबे, तो दिमाग तो लगवाएंगे ही, जाहिर सी बात है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, और ये क्वेश्चन ये है कि द पर्टिकुलर सोल्यूशन, हमसे पूछा है कौन सा पर्टिकुलर। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया क्या है क्या नहीं, सब कुछ देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा। डिफरेंशियल इक्वेशन है y' sin x = y sin y, ये हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको ln y है, ये वो दूसरा क्वेश्चन है, अभी हम वो करेंगे। अभी फ़िलहाल
ये नेट का क्वेश्चन है और कंडीशन दी है तुम्हें y π/2 इज इक्वल टू ई। ठीक है, तो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले तो जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद में ये कंडीशन लगा देंगे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। सिंपल है, वैसे ये कर लोगे, मुझे करवाने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन चलो मैं करवा देता हूँ। देखो तो ये लिखा है dy/dx। ठीक है, और ये तुम्हारे पास में है sin x। ओके 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 ओके। तो y ln y अपॉन sin x इस तरीके से है। अब यहाँ पर वही वेरिएबल सेपरेशन लगा लो, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1/y और ln y और dy, और ये हो गया तुम्हारा dx अपॉन sin x। इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, नोट कर लो इसको, तो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। तो देखो इंटीग्रेशन करोगे तो इसको आप ध्यान से देखो, अगर आप ln y को t मान लोगे तो 1/y कितना हो जाएगा, बेस ही हो जाएगा। तो इसको मैं इधर मान ले रहा हूँ, तो ये ln y को थोड़ी देर के लिए t मान लो, तो दिस इम्प्लाइज दैट 1/y और dy इज इक्वल टू dt हो गया। बोलो सही बात है, ये हो गया। अब तो ये हो गया तुम्हारा, इसको सही से लिख लो। 1/by dt हो गया, dt और 1/by dt और ln y कितना है t, तो ये 1/t इंटू dt। अच्छा ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा cosec x और dx। अब cosec x का इंटीग्रेशन पता है कि नहीं? पता होना चाहिए यार, अगर नहीं पता तो दिक्कत है फिर। इसका कितना होता है बताओ, कितना होता है? अरे भाई साहब, ये होता है ln और tan x/2 प्लस c। ये भी होता है, एक और होता है, लेकिन यहाँ पर हम ये लगा रहे हैं। ठीक है, एक और होता है, ध्यान रखना। जो इसका इंटीग्रेशन होता है, एक होता है cosec x माइनस cot x, तो वो भी आप ध्यान में रखना। sec x का क्या होता है, sec x प्लस tan x। यहाँ पर होता है cosec x माइनस cot x। ध्यान रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। खैर यहाँ आप ध्यान रखे होंगे, आपको पता भी होगा। तो ये हो गया। अच्छा यहाँ पर जो c हमने कांस्टेंट जोड़ा है, इसको भी हम लोग लॉग में ही जोड़ दें, तो ln c। तो ये क्या हो जाएगा, कुल मिला के ये हो गया c इंटू tan x की पावर c और ln, और ये हो गया ln t। तो ln से ln ख़त्म हो गया, तो t बराबर c इंटू एक्स अपॉन सी। अरे ये x/2 है यार, मैं क्या लिख रहा हूँ, गड़बड़ हो रहा है सब। चलो जी, ओके, अच्छी बात है। ठीक है। अच्छा तो ये हो गया, और यहाँ पर ये हो गया तुम्हारे पास में x/2। ठीक है, अच्छा इसको सही से लिखा। अब देखो ये है, तो यहाँ पर अब देखो t बराबर क्या बना था, ln बाई, तो ये हो गया c और tan x/2। अब यहाँ पर इसको मान लो 1, और हमें कंडीशन क्या दी है, हमें जो कंडीशन दी है वो दी है, चूँकि y और π/2 बराबर e, दिस इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू दी है तुमको e, तो ln e और c इंटू x की जगह पे π/2 रखना, यानी π/4 हो जाएगा। 2 नीचे भी है, इसकी वैल्यू 1, तो c, तो c की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि ln e की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ln y इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 इंटू tan x/2। यहाँ से y की वैल्यू निकालो तो e की पावर tan x/2। तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, सिंपल। तो ये तो खैर सिंपल था, ये तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो कुछ इम्पोर्टेंट रूल हैं, और इम्पोर्टेंट रूल क्या हैं, इनको आप डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में आपके बहुत काम आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा काम आएंगे, तो इनको आप लोग डायरेक्टली याद रखना। खैर वो रूल हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ी गर्मी हो रही है मेरे इधर बहुत ज़्यादा, तो कल कराऊंगा मैं। ठीक है, बाकी यहाँ तक आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, ओके।